बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डुअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि चीजों को हम जितने भी ट्रांजेक्शन है बेटा हमारे पास वो दो एस्पेक्ट में रिकॉर्ड होंगे, दो उसके प्रभाव होंगे, दो उसके इफेक्ट होंगे, एक आपका प्लस और एक आपका माइनस, एक आपका डेबिट और एक आपका क्रेडिट। हम अकाउंटिंग के अंदर प्लस माइनस ना मान के डेबिट क्रेडिट का नाम से जानते हैं। डेबिट आपके लिए प्लस मान सकते हैं, क्रेडिट आपके लिए माइनस मान सकते हैं। सर क्या ये सेम नेचर है? नहीं बच्चे, कभी कभार डेबिट को हम लोग माइनस मानते हैं, क्रेडिट को हम लोग प्लस मानते हैं। आप तो अपनी बात पे टिके ही नहीं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, इसके अंदर हम लोग यही जानेंगे कि डेबिट कब आपका प्लस होगा, क्रेडिट कब आपका प्लस होगा, डेबिट कब आपका माइनस होगा, क्रेडिट कब आपका माइनस होगा। इसके बारे में हम लोग जानकारी पढ़ेंगे बच्चे भी। ठीक, तो डुअल एस्पेक्ट क्या है? हर ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होगा? दो एस्पेक्ट में रिकॉर्ड होगा, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। दुनिया में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनका डेबिट और साथ में क्रेडिट भी होगा, डेबिट और क्रेडिट भी होगा, वो भी साथ में है उसके, और इक्वल अमाउंट के होंगे। कैसे होंगे? दोनों इक्वल अमाउंट के होंगे। इसको बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट या फिर डुअलिटी प्रिंसिपल। इसको कई लोग डुअलिटी भी बोलते हैं, डुअलिटी प्रिंसिपल। तो हम उसको दो नाम जानते हैं, डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी प्रिंसिपल। अब जरा ध्यान देना बेटा, डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। एवरी ट्रांजेक्शन, दुनिया में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, दुनिया में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, दुनिया में जितने भी ट्रांजेक्शन है, ए टू जेड बेटा, ये सभी ट्रांजेक्शन किस में रिकॉर्ड होते हैं? ये भी सभी ट्रांजेक्शन बेटा दो रिकॉर्ड होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। एक डेबिट और दूसरा क्या? क्रेडिट है। दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड होंगे। और दोनों कैसे होते हैं बच्चे? ये दोनों इक्वल अमाउंट पे होते हैं, दोनों इक्वल अमाउंट पे होते हैं। साथ में क्या लिखा हुआ है? दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द डबल एंडेड सिस्टम। ये अपना पे डबल एंडेड सिस्टम की मेन फाउंडेशन है। बिना इसके तो अकाउंटिंग कभी बनी नहीं पाती। डबल एंडेड सिस्टम का मतलब क्या है? डुअल। आप दो चीजों दो डबल एंड, हर चीज को डबल एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, डबल एंट्री पे रिकॉर्ड कर रहे हो। साथ में बताया गया एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। दुनिया में जितने ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड होते हैं। इट एटलीस्ट कम से कम कितने अकाउंट होते हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं? दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। इन सच वे दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज स्टे बैलेंस। सर ये क्या वर्ड बोल दिया यहाँ पे? अकाउंटिंग इक्वेशन। चैप्टर नंबर आपका कौन सा है? 5। वेरी गुड, चैप्टर नंबर 5 बेटा। चैप्टर नंबर 5 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर 5 के अंदर इसको पढ़ेंगे और वहां पे भी आप लोग यही बात देखोगे, हम लोग जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो डुअल एस्पेक्ट में है, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। दुनिया में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? डुअल एस्पेक्ट में हो रहे हैं बेटा। आगे हम बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। जो यहाँ पे वर्ड आया है उसी को उसने डिफाइन कर दिया। अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती है? एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सर ये चीज समझ में नहीं आई बेटा, समझने नहीं है, रट्टा मारनी बेटा, इसको आपको याद रखना है क्योंकि आप डबल एंड सिस्टम को सीख रहे हो। अब आपको ये चीजें समझनी है, अच्छे से जाननी है बेटा। तो एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हम लोग उसको ऐसे ही बोल देते हैं, हम इसको आगे पीछे करके बोल देते हैं। ये लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यहाँ पे रहेगा कैपिटल प्लस लायबिलिटी, वो आगे पीछे चल सकता है बेटा, ठीक है, पर इसका हमेशा ये इक्वेशन सेम रहेगी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते बच्चे। आगे एक चीज और बताइए साथ साथ, व्हाट द बिजनेस ओन्स एंड व्हाट द बिजनेस ओव्स, है ना। जो बिजनेस खुद का है और जो बिजनेस है उधार में लिया है वो दोनों इक्वल है। जैसे सपोज करो आपने बेटा मोबाइल परचेज किया, कैसे किया आपने बेटा मोबाइल परचेज? आपने उसको क्रेडिट कार्ड पे लिया, तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए क्या है? लायबिलिटीज है, आपके लिए उधार हो गया। आपके लिए क्या होगा? उधार हो गया। उधार इक्वल टू आपके पास क्या आ गया? मतलब एक फोन आ गया, आपके पास एक मोबाइल आ गया, वो आपके लिए क्या? एसेट्स है। मोबाइल इक्वल टू आपके लिए लायबिलिटी। दोनों इक्वल है? यस सर, दोनों इक्वल होंगे। आपका बैंक से लोन क्रिएट हो गया, इधर से आपका एसेट आ गया। तो ऐसी चीजें जितनी भी होती है बेटा, सपोज करो आपने बेटा एक नया घर खरीदा चमचमाता हुआ, आपने घर परचेज किया, तो घर जो आपने परचेज किया बच्चे वो आपके लिए क्या है? उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे आपके लिए एसेट्स है। लेकिन आपने घर जो लिया लोन पे लिया, तो लोन क्या आपके लिए पूरी तरह से लायबिलिटी है। तो दुनिया में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहा है वो तो कैसे हो रहा है? डुअल एस्पेक्ट में हो रहा है। और तो और अगर आपने सर वो कैश में लिया होगा हमने बेटा, तो कैश हमने लिया है, तो कैश में हम लोग उसको कैसे मानेंगे बेटा कि घर हमने कैश में लिया तो हाउस हमारे पास आ गया, ओके, बिल्डिंग आ गई बेटा हमारे पास। अब साथ ही साथ हमारे पास से कैश जो है, कैश या बैंक अकाउंट माइनस भी होगा। कैश या बैंक अकाउंट क्या होगा? माइनस होगा। तो इसको बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट। हर चीज कैसे रिकॉर्ड हो रही है? दो एस्पेक्ट में रिकॉर्ड हो रही है, डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड। या फिर मैं ऐसे बोल दूं, एक प्लस है तो दूसरा माइनस में भी है। अगर एसेट्स आपके पास आ रहे हैं तो कैश आपके पास से रिड्यूस भी हो रहा है, कैश आपके पास से रिड्यूस भी हो रहा है बेटा। मेरी बात क्लियर है? यस सर। तो आगे लिखा बेटा, दिस इक्वेशन रिफ्लेक्ट डुअल नेचर। ये कैसी होती है बेटा? डुअल नेचर की होती है। एवरी दुनिया में जितने ट्रांजेक्शन है बेटा कैसे रिकॉर्ड हो रहे हो? वो दो एस्पेक्ट में रिकॉर्ड होते हैं, दो साइड पे रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? डुअल एस्पेक्ट या फिर डुअल प्रिंसिपल, डुअलिटी प्रिंसिपल। मेरी बात क्लियर है? यस सर। चलिए आगे पढ़ते हैं बेटा हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा हमारे पास। अब नेक्स्ट वर्ड है बेटा हमारे पास अब इंपॉर्टेंस। अब इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है? इट इंश्योर द बुक्स ऑफ ऑलवेज बैलेंस। इसमें जितने बुक्स जो आपके बैलेंसेस है वो कैसे रहते हैं? हमेशा इक्वल रहेंगे, बैलेंस और एक्यूरेट रहेंगे।
फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम पे होता है, हेल्प टू द प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंसेस, इससे ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंस अकाउंट बनने के बहुत ज्यादा इजी मिल जाता है, बहुत ज्यादा ईज ऑफ डूइंग हो जाता है, बहुत ज्यादा आपके लिए ईज ऑफ डूइंग है। इससे जो भी आप काम करोगे वो कैसे होंगे, अच्छे खासे बनेंगे, अच्छे खासे आपकी चीजें हो पाएंगी बेटा। आगे बेटा क्या लिखा हुआ है, जैसे इसके एग्जांपल देखा है, जैसे कि सपोज करो आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, जस्ट अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसके अंदर आपने पैसे इंट्रोड्यूस किए होंगे, कैसे आप पैसे लेके आए बेटा, जैसे लिखा हुआ राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जब आपको कैश कितने रुपए का है, 1 लाख रुपीज का, आप कितने रुपए लेके आपके साथ 1 लाख रुपए लेके आए। बिजनेस रिसीव कैश, बिजनेस ने पैसा रिसीव किया कितने रुपए, 1 लाख रुपए, तो बिजनेस के लिए पैसा आना क्या है, एसेट्स है। वहीं अगर बात करते हैं बिजनेस के लिए एक तरह से देखा जाए तो ओन्स कैपिटल टू राहुल, तो उसके लिए एक लायबिलिटी भी क्रिएट हो गई, क्योंकि मालिक को हम लोग क्या मान लेते हैं, जो मालिक पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है एक तरह से लायबिलिटी है, उसे हमें वापस देना है। हम लोगों ने पढ़ा है, कौन सा प्रिंसिपल था बेटा, ये हमने पढ़ा था अकाउंटिंग एंटिटी के अंदर, बिजनेस एंटिटी के अंदर, याद होगा आपको, मैंने एक वर्ड बताया था सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल आपने यही बात पढ़ी थी कि मालिक अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। तो बिजनेस के लिए एसेट्स भी आ गए एज वेल एज लायबिलिटी भी आ गई है, तो लायबिलिटी भी कितनी आ गई बेटा, 1 लाख रुपए, तो एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी। तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल बेटा, बैंक से आपने बेटा बोरो किया है, बैंक से आपने अमाउंट को बोरो कर रहे हैं, बैंक से आप पैसा ले रहे हो, तो बैंक से आपने जो बोरो किया है 50,000 रुपए फ्रॉम बैंक, तो एसेट्स आपको ध्यान देना, कैश आपके पास कितने रुपए आ गया, कैश आ गया 50,000 रुपए। वहीं आपके पास आपको लोन कितने का पे करना है इन फ्यूचर, लोन पे करना है बेटा 50,000 रुपए, तो एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज कैपिटल। अब जब मैं इसी एग्जांपल को दोबारा कंटिन्यू करूं तो आपके पास ऑलरेडी पहले से कैश कितने का था अवेलेबल, 1 लाख का था, आपने कितने रुपए का कैश और ले लिया 50,000, तो आपके पास टोटल कैश कितने का हो गया, 1.5 लाख हो गया। वही हम बात कर रहे हैं लायबिलिटीज, जो मालिक ने पैसा बिजनेस हम क्या बोलते हैं बच्चे, उसे हम बोलते हैं कैपिटल, और जो अभी आपने बोरो किया पैसा वो क्या है, वो तो आपके लिए लायबिलिटी है, तो दोनों को ऐड कर लो, तभी कितना है 1.5 लाख जाएगा। तो ये यहाँ पे हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं कि जो भी चीजें रिकॉर्ड हो रही है दुनिया में, या फिर जो अकाउंट्स में जो भी चीजें रिकॉर्ड होती हैं, उसे हम लोग डुअल एस्पेक्ट में ही रिकॉर्ड करते हैं। कंक्लूजन क्या है बच्चे इसका, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल इज द कोर रूल ऑफ द अकाउंटिंग। ये बेटा अकाउंटिंग करने का कोर रूल है, बिना इसके तो अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है। एंश्योर एवरी ट्रांजैक्शन टू साइड आर रिकॉर्डेड, इसमें 2 साइड पे रिकॉर्ड होंगे, एक डेबिट साथ साथ एक क्रेडिट, और वो भी कैसे होंगे, इक्वल अमाउंट पे होंगे, कैसे होंगे, इक्वल। सही, हमने पहले ही पढ़ लिया। इट कीप द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज इन बैलेंस एंड मेक अकाउंटिंग रिलायबल एंड सिस्टमैटिक। यही चीज तो अकाउंट्स कैसी है, रिलायबल है, साथ में सिस्टमैटिक है, कैसी है, सिस्टमैटिक है, एंड देन उसके बाद रिलायबल भी बेटा। क्योंकि जब हमें विश्वास ही नहीं, हम अकाउंटिंग क्यों करेंगे, और जब हम लोग ऐसी चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, डबल साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, तो दुनिया में हर कोई आदमी इस पे विश्वास करेगा ही करेगा, ये रिलायबल होगी ही होगी। मेरी बात क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते बच्चे हम लोग, नेक्स्ट हम बात करेंगे किससे, नेक्स्ट हमारे पास रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, ये कौन सा प्रिंसिपल है भाई, ध्यान देना बच्चे। दुनिया में जितने भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, वो इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। जो ट्रांजैक्शन मतलब रेवेन्यू को जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं, भाई आपका सामान बिका या फिर नहीं बिका, आप कैसे मान लो कि बेटा वो सामान बिक गया हमारे पास से, ठीक है, तो आप उसे कम मान लो, बिजनेस के लिए रेवेन्यू है, वो बिजनेस के लिए रेवेन्यू। कैसे, किस शर्त में मानोगे, आपने अमेज़न खोला बेटा, उसमें आपने कोई फोन ऐसे सर्च किया और आप स्क्रॉल कर रहे हो, क्या वहां पे अकाउंटेंट बैठा होगा अमेज़न का, क्या वो उसकी एंट्री पास कर दे, सामान बिक गया? आप बोलोगे नहीं सर। क्या आपने ऑर्डर प्लेस किया, जैसे आपने ऑर्डर प्लेस किया, क्या वो मान ले कि सामान बिक गया? नहीं सर। सपोज करो आपके बेटा सामान आने वाला है, डिलीवर होने वाला है, तो क्या वहां पे जो अकाउंटेंट वो मान के सेल हो गया? नहीं, बिल्कुल तब नहीं। वो डोर सामान आपको दे दिया, कैश ले लिया, अब मानेगा वो सेल हो गई है। अब मानेगा अमेज़न का मालिक या फिर अमेज़न का जो अकाउंटेंट है कि भाई सेल हो गई है हमारे पास से, अब वो उसको रेवेन्यू मानेगा। रेवेन्यू आप सबने पढ़ लिया पहले कि रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। रेवेन्यू मींस जिसका हम लोग बिजनेस करते हैं, जैसे कि सपोज कर मैं स्टेशन वाला हूं, मैं स्टेशन सामान बेचूंगा और वहां से जो पैसा मेरे पास आएगा, रेवेन्यू, जो मेरा पैसा आएगा वो बेटा मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू है। क्या मतलब रेवेन्यू? हाँ, अगर मान के चलिए मेरी स्टेशनरी की शॉप है और कहीं पे बेटा मैंने कोई फ्लैट वगैरह किराए पे दे रखा, वहां से रेंट आ रहा है, मैंने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा, वहां से इंटरेस्ट या डिविडेंड आ रहे हैं बेटा, ठीक है, तो ये सब बेटा मेरे लिए क्या है, रिसिप्ट्स हैं। क्या बेटा मेरे लिए रिसिप्ट्स हैं। रेवेन्यू भी एक तरह से रिसिप्ट ही है, लेकिन रेवेन्यू किससे, रेवेन्यू को हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं अलग वे में कि भाई बिजनेस की इनकम है, ये बिजनेस से जो पैसा आया उसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू। लेकिन बाकी जगह से जो पैसा आपको रिसीव हो रहा है उसे हम रिसिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं रिसिप्ट। क्या बोलते हैं बच्चे? रिसिप्ट बोलते हैं उसे हम लोग। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन, आप कब मानोगे कि कोई चीज रेवेन्यू है, कब मानोगे बेटा? तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, तो यहां ध्यान देना, बहुत छोटी सी बात है, बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे में समझा रखी है।
तो रेवेन्यू को आप कब मानोगे बच्चे? जैसे मैंने अमेजोन के लिए आपको एग्जांपल दिया कि भाई ऐसा तो नहीं है ना आप खाली बस एक ऑर्डर को मतलब एक आपने एक फोन चेक किया अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे जाकर के, तो उसका अकाउंटेंट बैठ के उसको सेल रिकॉर्ड कर ले, नहीं कर सकता वो। ठीक है, क्या पता आप सामान ले रिटर्न करो, पर तब तक वो रेवेन्यू मानेगा। आपने सामान ले लिया, अब सामान आप वापस कर रहे हो, कोई बात, वो पहले रिकॉर्ड किया था सेल्स, अब रिकॉर्ड करेगा सेल्स रिटर्न के नाम पे, लेकिन वो उसको रेवेन्यू की तरह कंसीडर कर सकता है अब। लेकिन जब तक सामान डिलीवर नहीं हुआ तब तक वो नहीं मानेगा उसको। अब जरा बात सुनते बेटा इसके ऊपर, ये क्या बताता है प्रिंसिपल? रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन it is earned and the right to receive it is established, not when the cash is actually received। वो यहां पे बात कर रहा है कि जब पैसा मिल गया तो मत मान लेना आप कि सेल हो गई है, या फिर आप रेवेन्यू को मान लो। सर इसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है इसका समझाने का? सुनिएगा बेटा मेरी बात को। सपोज करो आपने कोई सेल की है, आपने सपोज करो आज आपने सेल की है और पेमेंट आई है उसकी 2 महीने 3 महीने बाद, तो आप उसकी सेल को कब रिकॉर्ड करोगे? आज या 2 महीने बाद? तो आपका जवाब होगा सर जब पैसे मिलेंगे। कई बच्चे बोलेंगे नहीं सर जब सेल कर दी। तो जो बच्चे अगर ये कहते हैं कि सर सेल जब किया तभी रिकॉर्ड करेंगे, आज मैंने सामान बेचा है, पैसे आए 2 महीने बाद, तो मैं उसको आज की डेट पे रिकॉर्ड करूंगा, उसका सेल मानूंगा, भले वो पैसा रिसीव हुआ या फिर रिसीव नहीं हुआ है, उसको हम रेवेन्यू की तरह कंसिडर करेंगे क्योंकि सेल हो चुकी है। दूसरा सिनेरियो, सेकंड, फर्स्ट सिनेरियो हो गया, सेकंड सिनेरियो में आज मुझे कोई पेमेंट देके चला गया बेटा, रिसीव, हमने पैसे रिसीव कर लिए, कोई सर्विस देनी है उनको या फिर कोई गुड्स उनको बेचने हैं, कब? 3 महीने बाद, उन्होंने आज पेमेंट कर दी, तो क्या मैं सेल मान लूं? नहीं, हम सेल तब भी नहीं मानेंगे। जो पैसा आया उसको मान लेंगे एडवांस रिसीव हो गया। क्या हो गया बच्चे? मान लो एडवांस रिसीव हो गया मान लो, लेकिन उसको हम सेल रिकॉर्ड नहीं करेंगे, रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं मानेंगे उसका, हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं मानेंगे, कैसे भी नहीं मानेंगे बेटा। 3 महीने बाद जब सेल होगी तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे एज अ सेल। ठीक है, तब मानेंगे कि बिजनेस के अंदर रेवेन्यू आ रहा है, तब मानेंगे बिजनेस के अंदर रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, यस सर। अब जरा पढ़ते हैं इसको फटाफट से आगे। और इट मींस रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ द सेल एंड सर्विस, नॉट व्हेन पेमेंट इज मेड। यहां पे वही बात एस्टेब्लिश की गई है जो ऊपर है, वही बात नीचे भी है। जब आप एक्चुअल में पेमेंट आपको कब रिसीव हुई है वो मैटर नहीं करता, आपने एक्चुअल में सेल कब की है तब आप रिकॉर्ड करोगे। वहीं सेकंड साइड पे क्या, रेवेन्यू को हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं? रेवेन्यू रिकॉर्डेड एज अ टाइम ऑफ सेल एंड सर्विस, नॉट व्हेन पेमेंट इज मेड। जब पेमेंट हुई तब नहीं, आप कब रिकॉर्ड करो? जब आपकी एक्चुअल में सेल हुई है, जब आपका एक्चुअल में आपके बिजनेस में रेवेन्यू को जनरेट किया है। आप उसे कब मानोगे, कब आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे? तो वो बता रहा है कि रिकॉग्नाइज तब करेंगे हम जब हम उसके एक्चुअल में सेल कर देंगे, एक्चुअल में। ठीक है बच्चे, भले पेमेंट आपको रिसीव हुई या फिर नहीं हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं की हाइलाइट्स, क्या क्या है इसकी, ध्यान देना। रेवेन्यू इज कंसिडर रियलाइज्ड व्हेन नंबर 1 सेल इज मेड, नंबर 2 सर्विस इज रेंडर्ड, नंबर 3 लीगल राइट रिसीव द पेमेंट। 3 बातें बेटा यहाँ पे, सेल आपकी हो चुकी है तब आप मान लो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है। दूसरे नंबर पे सर्विस इज रेंडर, या तो आपने सेल या तो आपने गुड्स बेचे होंगे बेटा, या तो बच्चे आपने गुड्स को बेचा होगा, गुड्स सामान बेचा होगा आपने, या फिर आपने सर्विसेज रेंडर की होंगी, सर्विसेज किसी को दी होंगी। ठीक है, लीगल राइट टू रिसीव, अब आपके पास एक लीगल राइट है उस पैसे को लेने का। अब आपके पास क्या आ गया बेटा, एक लीगल राइट आ गया पैसे लेने का। भाई मैंने सामान बेचा था, भाई मैंने सर्विस दी थी, अब मेरे को पेमेंट दो तो मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ, मैं उसको मानूंगा रेवेन्यू मेरे लिए। क्या बच्चे वो, अब मेरे पास वो रेवेन्यू है। तो लीगल राइट टू रिसीव द पेमेंट एंड कैश रिसीप्ट कैन हैपन लेटर, बट रेवेन्यू इज नॉट ओनली रिकॉग्नाइज एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है, तो कैश हम रिसीव कर, यहां पे अगली बार बता रहा हूं, कैश जब भी मिल रहा तो हम मान लेंगे, लेकिन वो क्या है, जब तक हम गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर ना उसको देना सामने वाले को, तब तक हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि मान रेवेन्यू है। पैसे रिसीव कर लेंगे भले हम लोग, पैसे तो रिसीव कर लेंगे बच्चे, लेकिन उसकी जो सर्विसेज हमने अभी तक उसे नहीं दी है तो उसे रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे हम लोग। मेरी बात यहां तक क्लियर है? यस सर। आगे देखते बेटा हम लोग, आगे हमारे पास इसके एग्जाम्पल है कुछ। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 सेल ऑन क्रेडिट। आपने सामान बेचा बेटा, यहां ध्यान देना, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल अच्छे अच्छे माने हुए हैं, तो दोनों को पढ़ लेते हैं एक बारी। सेल ऑन क्रेडिट, आपने सामान कब बेचा है? आपने सामान को बेटा सोल्ड किया एक्चुअल में Feb 2025 में। अमाउंट रिसीव कब हुआ बच्चे आपको? अप्रैल 2025 में। सामान तो बेचा Feb में, पैसे कब रिसीव? अप्रैल में। पैसे कब रिसीव हुआ आपके? अप्रैल में। तो जानना चाह रहा है आप रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करोगे? तो हमने बता रहे हो भाई, कह लो
हमने बता दिया उसे कि फैब में बेटा हम लोगों ने सेल को रिकॉग्नाइज करेंगे, सेल को हम लोग फैब में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अब ध्यान देना, अगर आपके पास एडवांस में पैसा आ गया, तो किसी ने हमें एडवांस पैसा दे दिया, सेल हम बाद में करेंगे उसे, वो हमसे सामान बाद में लेके जाएगा, लेकिन आज हमें पेमेंट देके चला गया बच्चे, तो कैसे रिकॉर्ड करने वाले उसको हम लोग, एडवांस रिसीव इन फैब, लेकिन जो गुड्स है बेटा उसे कब डिलीवर करने हैं, वो देने बेटा उसको मई 2025 में, ठीक है। फैब में पैसे ले लो, मई में उसको सामान डिलीवर करना है। तो अब यहाँ पे हम कब सेल रिकॉर्ड करेंगे, तो वो कह रहा है मई में रिकॉर्ड करो। कब? मई में। यहाँ पे मई में रिकॉर्ड होगा रेवेन्यू। हाँ, भले हमने पेमेंट उसे एक्चुअल में अभी ले ली है, कोई बात नहीं, फैब में ले ली है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे हम एडवांस के नाम पे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जब उसे एक्चुअल में सेल करेंगे तब मानेंगे। मेरी बातें क्लियर है बच्चे? यस सर। इसको बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। पक्का? ओके। अब वाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों भाई पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट, इसको नहीं पढ़ रहे हम लोग, तो पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना बेटा। एंश्योर नंबर 1 एक्यूरेट मेजर्स ऑफ प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग। भाई हमने तो सेल की एक्चुअल में, तो ही तो रिकॉर्ड करेंगे उसे, हमने सेल की है एक्चुअल में, जब हमने गुड्स डिलीवर किए हैं, सर्विसेज रेंडर किए हैं, तो हम रिकॉर्ड करेंगे बेटा, ठीक। क्योंकि बेटा हमने देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूं पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने पड़ेगा पीछे बेटा रीजन ये है कि जब तक हम इन सारे फंडामेंटल सारे प्रिंसिपल को नहीं मानेंगे, आप कैसे बता पाओगे कि हमने ये चीजें इस एस्पेक्ट से की हैं। तो कुछ रूल्स हैं बेटा, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस है, वो आपको माननी पड़ेंगे, उसके बिहाफ पे ही आप जो है एक अकाउंटेंट, मतलब अकाउंटेंसी बोल सकते हैं, प्रॉपर वे मुझे आती है, या फिर हमने जो सीखी है आज पे, ठीक है, तो ये मानने पड़ते हैं बच्चे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटेन मैचिंग प्रिंसिपल। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया, हमने थोड़े से पहले ही डिस्कशन किया था कि मैचिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल, जिस ईयर की इनकम है उसी ईयर से उसको एडजस्ट करने हैं, जिस ईयर की इनकम उसी ईयर से उसको एडजस्ट करना है, सिंपल सी बात है। एक्सपेंस और रेवेन्यू को एक ही ईयर के अंदर कंसीडर करना है, ठीक है। रेवेन्यू मैच विद द रिलेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है, एंड गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस परफॉर्मेंस। इसी जब हम लोग रेवेन्यू को ठीक ढंग से रिकॉर्ड करते हैं, तो इससे क्या होता है, बिजनेस की जो ट्रू एंड फेयर परफॉर्मेंस है वो हम जज कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंक्लूजन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट हेल्प टू एंश्योर दैट रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड एंड नॉट बेस्ड ऑन द कैश रिसीव। जब पैसे मिल जाए उससे मतलब नहीं है, आपने उसे पेमेंट कब की है तब मैटर करता है, तब आप चीजें। अभी पीछे अगर मैं बात करूं, एक रियल इंसिडेंट ऐसा ही हुआ था। एक बैंक है, उसने एडवांस पेमेंट कर दी, और उसी ईयर में मान लिया कि हम लोग, लेकिन उसकी सर्विस उनको मिली थी कब, अप्रैल में, और उन्होंने पेमेंट कर दी जनवरी में, और लेकिन उन्होंने कंसिडर क्या किया कि हमें अभी मिल गया सामान। लेकिन एक्चुअल में जब उसकी ऑडिट हुई, क्योंकि हर दुनिया में जितने बिजनेस की ऑडिट होती है, और उनके साथ पता लगा कि सर जब आपने पेमेंट आपने पेमेंट पहले कर दी और आपको सामान आपको बाद में मिल रहा है, तो आप सेल को कब रिकॉग्नाइज करोगे, तब मानोगे, लेकिन आप तो पहले इसको कंसिडर करके चल रहे हो। तो यहाँ पे थोड़े से पंगे होते हैं बैंक के साथ बेटा यार, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या बच्चे, वेरीफाइबिलिटी और ऑब्जेक्टिव एविडेंस। ध्यान देना यहाँ पे, ये है वेरीफाइबिलिटी, मतलब हर चीज को हम वेरीफाई कर सकते हैं, हर चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ वेरीफाई का मतलब होता है कि एविडेंस, किसी चीज का एविडेंस है या नहीं है आपके पास। भाई दुनिया में जितने ट्रांजेक्शन हुए हैं बच्चे, किसके बिहाफ पे हुए हैं, वो है एविडेंस के बिहाफ पे रिकॉर्ड। अगर एविडेंस नहीं है तो आप रिकॉर्ड किस बिहाफ पे कर रहे हो, आप कैसे कल प्रूव करोगे कि हमने ये सब चीजें की हैं बेटा। तो आपके पास प्रूफ होने चाहिए बेटा, आपके पास प्रूफ होने चाहिए, सबूत होना चाहिए बेटा आपके पास। जहां सबूत के बारे में बात कर रहे हैं, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव concept state every transaction record in the books of accounts should be supported by objective and verifiable evidences, such as document। ये डॉक्यूमेंट हो सकते हैं कौन से, बिल, इनवॉइस, रिसिप्ट, ये सभी हो सकते हैं बेटा। आपको इनके बीच में डिफरेंस में आएगा, भी चैप्टर 7 हम लोग पढ़ेंगे बेटा, तो उसमें शायद आपको सारे डिफरेंस समझ में आ जाए। फिलहाल के लिए आप इसको इतना ही समझेंगे कि बिल होता है, इनवॉइस होता है, रिसिप्ट होता है। दिस इंश्योर दैट द अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अकाउंटिंग कैसे होती है, फैक्ट्स।
नॉट ऑन पर्सनल ओपिनियन एंड एस्टिमेट्स, किसी के एस्टिमेशन पे नहीं चल रही। ये नहीं कि आपने मान लिया और आपने एज्यूम करके लिख दिया कोई भी ट्रांजेक्शन तो हम रिकॉर्ड करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्पस। इसके पर्पस क्या क्या होता है हमारे पास? टू कीप अकाउंटिंग रिलायबल, एक्यूरेट एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस एंड सब्जेक्टिविटी, इट एनहांस द क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो सिंपल सी बात हमें समझ में आती है। वही पर्पस, हर अकाउंटिंग के प्रिंसिपल का मतलब यही है कि हर चीज में रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी और साथ में फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस के साथ हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या की फीचर बेटा क्या है इसके। एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंट। ये ध्यान रखना बेटा, हर ट्रांजेक्शन को आप किसी ना किसी डॉक्यूमेंट सपोर्ट करके लिखते हो, चाहे उसमें आप कुछ भी रिकॉर्ड करो, लेकिन उसके बाद आपके एक कागज होना चाहिए कि आपने किस बिहाफ पे रिकॉर्ड किया। कागज का मतलब बिल, कुछ ना कुछ तो आपका सबूत होना चाहिए कि मैंने इस बिहाफ पे रिकॉर्ड किया है, इस बिहाफ पे आपने रिकॉर्ड किया है। दीज डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड प्रूफ दैट द ट्रांजेक्शन एक्चुअली अकर्ड। जो एक्चुअल में ये चीजें हुई हैं, ये आपको डिफाइन करके देता है कि अच्छा ये तो हुआ ही हुआ है हमारे पास। एंश्योर ऑल फाइनेंशियल रिकॉर्ड आर ऑथेंटिक एंड कैन बी वेरीफाइड। ये ऑथेंटिक है, साथ साथ इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं बच्चे। मेरी बात यहां तक क्लियर है? यस सर। आगे हम बात करते हैं छोटे छोटे इसके एग्जांपल से बच्चे। एग्जांपल्स ऑफ वेरीफाइबल एविडेंसेस, जैसे कैश मेमो। जब अगर आपने कैश में कोई भी सामान लिया होगा बच्चे, कैश आपने पे किया, आपने वहां से कोई सामान लिया तो आपको कैश मेमो मिलता है एक्चुअल में। तो ये क्या अपने पास कैश के परचेज एंड सेल का एक प्रूफ हो जाता है। अगर आपने उधार में लिया सामान तो वो आपको इनवॉइस देगा बेटा। क्या देगा? इनवॉइस देगा, नहीं तो बिल देगा। तो क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज का एग्जांपल होता है ये। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? आप अपने हर डिपॉजिट को और अपने हर विड्रॉल को बैंक स्टेटमेंट से शो करवा सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं बेटा इसके अंदर रिसिप्ट्स। क्या होते हैं? रिसिप्ट्स फॉर पेमेंट मेड और रिसीव्ड। फॉर पेमेंट मेड और रिसीव्ड, आपने पेमेंट की है, पेमेंट ली है, तो उसके लिए क्या होता है? आप रिसिप्ट नाम की एक पर्ची लेते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप बेटा चंदा भी दे रहे हो तो चंदे वाले क्या करते हैं? एक आपको रसीद देते हैं काट के, है ना, उसे बोलते हैं रसीद। वैसे यहाँ पे होती है रिसिप्ट। क्या होती है? रिसिप्ट। सर इंग्लिश में और हिंदी में दोनों सेम है? हाँ सेम ही है बेटा, दोनों सेम मान लेना, क्योंकि ये दोनों नाम ही ऐसे, रिसिप्ट और रसीद सेम से मानते हैं उनको। तो पेमेंट अगर आपने बेटा किसी को की है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं? पेमेंट अगर आप कर रहे हो फॉर पेमेंट मेड और रिसीव, पेमेंट चाहे आप कर रहे हो चाहे पेमेंट आप रिसीव कर रहे हो, उसे हम रिसिप्ट का नाम जानते हैं। वही हम बात करते हैं नेक्स्ट, परचेज ऑर्डर, डिलीवरी चलान फॉर गुड्स डिस्पैच एंड रिसीव्ड। ये भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। सर ये तो हम पढ़ेंगे, हाँ बेटा इसे हम अकाउंट्स में इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको बीएसटी में पढ़ोगे। जब आप लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ोगे तो वहां पे आप इसको जानोगे कि अच्छा ये भी होते हैं, ऑर्डर बुक भी होती है, डिलीवरी चलान भी होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड करते हैं कि सामान चला गया हमारे पास। आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने सामान भेजा है? तो आपके पास ये प्रूफ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाई इट इज मैटर। इट्स मैटर, तो ये मैटर मतलब ये क्यों है? मान ले रिड्यूस एरर और फ्रॉड। सबसे बड़ी बात है बेटा ये फ्रॉड होने। भाई अगर मान के चलिए कभी एविडेंस ही ना होते हैं, कभी एविडेंस आपको मैनेज ही नहीं करने पड़ते, तो क्या होते हैं? फ्रॉड बहुत सारे होते हैं। मैं खर्चे करता 1000 रुपए के, मैं रिकॉर्ड करता 10,000 रुपए का। मैं खर्चा करता 500 रुपए का, मैं रिकॉर्ड करता 50,000 रुपए का। लेकिन कभी मेरे से अगर सबूत मांगा जाएगा तो मेरे पास होना चाहिए ना प्रूफ। और जब वो सबूत आपके पास होगा तो सबूत सामने वाले, जैसे सपोज करो बेटा मैंने अगर ये पेन परचेज किया है, मैंने ये पेन परचेज किया सामने वाले किसी शॉप से परचेज किया, तो मैं शॉप से सामान लेके आया तो उसने 100 रुपए का बेचा। मैंने उस बिल पे बोल दिया भाई इसको 10,000 रुपए कर दो, ठीक है, मैं बिल लेके आ गया। बिल लेके आके अपने अकाउंटेंट को दिया, अकाउंटेंट ने इसके एंट्री पास कर दी, कितने रुपए? 10,000 रुपए। अकाउंटेंट की कोई गलती नहीं, मैंने उसको एविडेंस दिया, उसने एविडेंस के बेस पे रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन कल को बेटा अगर मुझे सपोज करो कोई आता है ऑडिट करने के लिए, चेक करने के लिए हमारे अकाउंट्स को, उसे डाउट होता है, तो वो जाकर के सेम बिल नंबर पे, शॉप का नाम भी होता है, फोन नंबर भी होता है, बहुत सारी डिटेल होती है, वो जाके शॉप पे चेक कर सकता है कि आपने कितने की सेल की, जरा दिखाना। जब वो चेक करेगा तो वहां तो 100 रुपए की सेल हुई है, आपने तो इस आदमी को सामान कितने का बेचा है? 10,000 रुपए का। कैसे? आप तो सेल 100 रुपए की रिकॉर्ड कर रहे हो और हम इसको परचेज रिकॉर्ड कर रहे हैं कितने की? 10,000 रुपए। तो ये बेटा फ्रॉड बहुत सारे बच सकते हैं, है ना। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कोई दुनिया में नहीं करता ऐसा, ठीक, ऐसे कोई नहीं करता और नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बेटा एक जो अकाउंटेंसी जो आप पढ़ रहे हो बेटा, ये प्रोफेशनलिज्म है ना, इसके अंदर प्रोफेशनलिज्म होता है। प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि आप सोसाइटी को अपने सर्विसेज डिलीवर कर रहे हो, ठीक है, डिलीवर कर रहे हो। तो सर्विसेज का मतलब यहाँ पे क्या बेटा, वो आपको ट्रू एंड फेयर व्यू में देनी चाहिए, ना तो उसके अंदर फ्रॉड तो होने ही नहीं चाहिए। फ्रॉड तो होने चाहिए, पर दुनिया में ये भी सच है कि जितने भी फ्रॉड हुए हैं वो, हाँ, समझ गए बेटा मेरी बात को, कौन करता है? मतलब मैं बात कर रहा हूं अकाउंटिंग वाइज,
और जितने फ्रॉड होते हैं बस होते हैं। इंक्रीज एक्यूरेसी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ अकाउंट। भाई एक्यूरेसी आती है जब ये जो चीज रिकॉर्ड हो रही है, मैंने किस वहां पे रिकॉर्ड किया, चलो मैं भूल गया, मैंने कोई ट्रांजेक्शन किया मैं भूल गया, लेकिन बिल पड़ा था मेरे पास उसका सबूत रखा हुआ है तो मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मैं उसका अमाउंट भूल गया तो मैं उसका अमाउंट देख के उसे रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मैं डेट भूल गया तो मैं डेट देख के रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मैंने क्या खरीदा है मैं उसे भूल गया तो बिल देख के रिकॉर्ड कर सकता हूँ। एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी आती है और सामने वाले को भी मैं बता सकता हूँ कि मैंने किस ब्याह पे रिकॉर्ड किया, भाई ये बिल है, इस बिल के ब्याह पे मैंने रिकॉर्ड किया। तो ये क्या एक्यूरेसी एंड ट्रांसपेरेंसी लेके आती है। एंड अनेबल टू ऑडिटर एंड स्टेक होल्डर्स टू वेरीफाई ट्रुथ ऑफ एंट्री। जो आपने एंट्रीज पास की हैं उसका क्या सच है वो भी हम बता सकते हैं सामने वाले को। अब है कंक्लूजन। वेरीफाई ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट एंश्योर दैट अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड ऑन बेसिस ऑफ रियल एंड प्रूवेबल एविडेंसेस एंड नॉट ऑन द गैस वर्क। ये अपना पे assumption वर्क गैस वर्क पे नहीं होता बेटा कि मैंने मान लिया कि मैं इतना सामान लेके आया था, ऐसा तो ना रिकॉर्ड होगा। वो कह रहा रिकॉर्ड करना आपको तो रिकॉर्ड करो कोई बात, लेकिन एक एविडेंस के बेस पे रिकॉर्ड करो बस। मुझे इस चीज से मतलब है, ये मतलब नहीं है कि तुमने क्यों रिकॉर्ड किया, कैसे रिकॉर्ड किया, कहां से रिकॉर्ड किया, कैसे भी रिकॉर्ड किया वो मैटर नहीं करता है बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, इट मेक द अकाउंटिंग मोर वर्थनेस एंड कंसिस्टेंट एंड एक्चुअल। इसमें जो भी चीज होती है फैक्ट वाइज हो जाती है बेटा। ये है टोटल आपके प्रिंसिपल जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। देखिए उन्होंने प्रिंसिपल जितने पढ़े हैं बेटा वो ये हैं सारे, ये आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप लोग पढ़ चुके बच्चे। नंबर वन अकाउंटिंग एंटिटी हमने पढ़ा, जिसको मैं बोल रहा हूं सेपरेट लीगल एंटिटी या बिजनेस एंटिटी। मनी मेजरमेंट यस सर पढ़ लिया, अकाउंटिंग पीरियड बिल्कुल पढ़ लिया, फुल डिस्क्लोजर पढ़ लिया, मेटलिटी प्रिंसिपल पढ़ लिया, प्रूडेंस कंसिडरेशन हो गया, कॉस्ट कंसेप्ट भी हो गया, मैचिंग कंसेप्ट हो गया, डुअल एस्पेक्ट भी हो गया, आज ही डिस्कस किया बेटा हम लोगों ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, दो चीजें हमारे सिलेबस में नहीं है बट हमने डिस्कस करनी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, हमने इसलिए डिस्कस की है। पहला रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्निशन या फिर राइजेशन। नेक्स्ट आता है क्या, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो टोटल हमारे पास ये दो हमारे सिलेबस में नहीं आते, बाकी सारे हमारा सिलेबस में आता है। तो हमने सिलेबस भी पढ़ा, साथ साथ चीजों को डिटेल में पढ़ लिया है। तो आपके प्रिंसिपल फिनिश हो गए, प्रिंसिपल फिनिश हो गए, प्रिंसिपल्स खत्म हो गए। लेकिन बच्चे प्रिंसिपल खत्म होने का मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। अब आपका शुरू होगा इसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या शुरू होंगे बेटा इसके बाद आपके, ये शुरू होने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब ये हम पढ़ने वाले नेक्स्ट लेक्चर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, मेरी बात यहां तक क्लियर है? यस सर, ओके।